और भारत में आरक्षण के जनक कुंभी राजा राजऋषि शतपति साहू जी महाराज, दक्षिण भारत में समाज परिवर्तन के आंदोलन को बुलंद करने वाले नारायण गुरु, सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन के जन्मदाता तंदे पेरियार, सही मायने में सोचों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके बाद इन महापुरुषों के कारवां को भारत की बदली हुई परिस्थितियों में एक नई गति और चेतना पैदा करने वाले भामसेफ DS4 BRC और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंचासीन दिल्ली प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भाई सुदेश आर्या जी, दिल्ली प्रदेश के हमारे दूसरे कोऑर्डिनेटर साथी हमारे साथी भाई सुजीत सम्राट जी, दिल्ली प्रदेश के बहुत जुझारू और बहुत ही काबिल प्रदेश अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह जी, सतीश चौधरी जी, हमारे सोशल मीडिया को देख रहे भाई यहाँ के दिल्ली प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भाई डॉक्टर अनूप जी, और दिल्ली प्रदेश के कोने कोने से आए सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, विशेष रूप से हमारी जो महिला शक्ति है। मैं देखता हूँ कि दिल्ली में इन लोगों को देख के बड़ी मुझे ताकत मिलती है, और क्यों मिलती है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी संख्या में बड़े स्तर पर पदाधिकारी यहाँ पर हैं उतनी किसी प्रदेश में नहीं मिलती। तो दिल्ली देश की राजधानी है और वहाँ पर अगर लोगों में ये जज्बा है तो अच्छी बात है, क्योंकि सुजीत भाई ने कहा कि हमारे घर वाले पत्नियाँ टोकती होंगी, तो हम तो ये सोचते हैं इनके पति भी तो टोकते होंगे भाई। तो इसलिए मैं इन सब का अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, मीटिंग का कोई बहुत विशेष एजेंडा नहीं, एजेंडा वही है कि जब देश के चुनाव सर पे हों तो हमारा एक ही एजेंडा होता है कि आने वाले चुनाव में कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी अपनी उपस्थिति को दर्ज करा पाए। हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको देश के संविधान में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार दिया, और वो वोट का अधिकार ये सोच के साथ दिया था कि आज नहीं तो कल हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे और वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। इस बात को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी हमेशा ही बताने का काम करती हैं, और वो हमेशा यही कहती हैं कि हमें अपनी बातों में, कैडर में, मीटिंग्स में क्या बताना चाहिए। वो इसके लिए बहुत बहुत सरल तरीके से बताने का काम करती हैं। वो कहती हैं कि हमें बताना चाहिए कि आखिर BSP है क्या, BSP क्या है, BSP केवल पॉलिटिकल पार्टी है या फिर एक आंदोलन है जो इस देश में सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित समाज को जागरूक करके उनमें भाईचारा पैदा करके उन्हें इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहिए। तो BSP है, और वो BSP किन परिस्थितियों में बनी, और BSP जब बनी तो क्या लोगों को इस BSP से, बहुजन समाज के लोगों को आशाएं थी। जब 14 अप्रैल 1984 को इसी दफ्तर के माध्यम से भामसेफ DS4 से होते हुए जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी, और बहुजन समाज पार्टी ने इसी दिल्ली के लाल किले के मैदान में लाखों की संख्या में लोगों को बहुजन समाज
समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक मानवर श्री कांसीराम साहब और उनकी टीम ने जब मंच से नारे लगाने का काम किया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये नारे केवल शब्द नहीं थे, ये केवल कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि ये नारे लोगों को यह एहसास कराने के लिए थे कि आज़ादी कितने वर्ष हो गए, हमारे मसीहा ने भारत का संविधान आपको दिया और संविधान में आपको बराबर के वोट का अधिकार दिया, और बराबर के वोट का अधिकार का मतलब है कि एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट का एक मूल्य, और जब एक व्यक्ति का एक मूल्य है, एक वोट का एक मूल्य है, तो फिर संख्या में हम ज़्यादा हैं और अभी तक हम पिछलग्गू बने हैं। जो राजनीतिक रूप खेल, जो राजनीति का जो खेल होता है, हमारे लोग जो संख्या में ज़्यादा हैं वो स्टेडियम के बाहर, मैदान के बाहर केवल ताली बजाने का काम करते हैं। आप याद करके देख लीजिए, 1984 से पहले या बामसेर से पहले देख लीजिए, 84 से पहले अगर अधिकारी रूप से देखें, जब पॉलिटिकल पार्टी हमारी बन गई, उससे पहले तक क्या हमारे इन मसीहाओं को कितने लोग जानते थे? नहीं जानते। कितने लोग जानते थे और कितने लोगों को ये पता था कि इन मसीहाओं ने हमारे लिए, हमारे सम्मान के लिए क्या किया? हम लोग सिर्फ ये कह देते हैं कि भाई संविधान बचाओ। ये जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं वो कभी ये सोचते हैं कि ये जो संविधान बचाने की बात कह के हल्का कर रहे हैं, ये जानते हैं वो कि ये संविधान कितने संघर्ष के बाद बना? इस संविधान का इतिहास क्या है? ये संविधान, इस देश का संविधान 102 वर्ष लंबे संघर्ष का परिणाम है। अगर आज हम देश की राजधानी के बड़े ही औद्योगिक क्षेत्र में अपने कार्यालय में, पक्के एसी कार्यालय में बैठ करके अपनी बात कर रहे हैं, तो ये कोई भाग्य भगवान की देन नहीं है। ये देन हमारे इन मसीहाओं में, खास तौर से मानवर श्री कांसीराम साहब गणना बहन जी की है। क्यों है? क्योंकि जब 102 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद 26 जनवरी 1950 को हमें भारत का संविधान मिल गया, तो उस संविधान में जो हमें सहूलियतें दी गई, उन सहूलियतों को पाने का अधिकार हमें संविधान के माध्यम से दिया गया। जब दिया गया तो उस संविधान को बाबा साहब के परिनिर्माण के बाद, यानी कि इस पूरे आंदोलन के 108 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद, यानी कि 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का परिनिर्माण हो गया, तो हम सब लोग जानते हैं कि ये देश क्या बहुजन समाज लीडरलेस हो गया। जो आंदोलन क्षेत्रीय होता था, वो चाहे तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन तंदे पेरियार का हो, केरला में नारायण गुरु महात्मा अंकाली का हो, आपके उत्तर भारत में अछूतानंद का आंदोलन हो, पंजाब में आर्यधर्मी मूवमेंट मंगूराम का आंदोलन हो, बंगाल में अगर हम चले जाएं तो नमो शूद्र यानी चंडालों का आंदोलन हरिचरण ठाकुर गुरचरण ठाकुर के रूप में हो। ऐसे पूरे देश में आंदोलन जरूर चल रहे थे, लेकिन सारे आंदोलन क्षेत्रीय रूप पे थे, उनकी एक लिमिटेशन थी। लेकिन पहली बार इस देश में राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने का काम हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। अपने 4 बच्चों की कुर्बानी इस संविधान को बनाने के लिए, जो संविधान में आपको बराबर के वोट का अधिकार कह देते हैं लोग, क्या फर्क पड़ेगा हमारे एक वोट से? आपको पता है कि आपके एक वोट से, आपके एक वोट की ताकत से ही, आपका नहीं, हमारा सही, हमारा नहीं, इनका से, किसी के तो वोट थे वो, जिन वोट के दम पे हमारे 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिनके एक वोट की ताकत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। एक वोट की ताकत थी। तो इसलिए एक वोट की वैल्यू ये मत समझिए आपका एक वोट है। एक वोट से मतलब है कि आपके एक वोट से एमएलए बन सकता है, एक वोट से एमपी बन सकता है, और वही एक वोट से एमएलए एमपी बना हुआ आपका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए हमें एक एक वोट को, क्यों बाबा साहब ने ये बात कही थी, आज मैं बहुत खुश हूं, अपने उन्होंने पीए से क्यों इस बात को कहा था कि आज मैं बहुत खुश हूं? उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि मैंने भारत के संविधान में ऐसा असर दे दिया है, जिस दिन हमारे लोग इसकी ताकत को समझेंगे, वो एक न एक दिन इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा था कि हमारे लोगों की इस वोट को की रक्षा उसी तरीके से करनी चाहिए जैसे हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की रक्षा करते हैं। अगर हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लुटने और बिकने नहीं दे सकते हैं, तो हमें अपने वोट को भी लुटने और बिकने नहीं देना चाहिए। 1952 से आज तक देखिए आप लोग, हम लोग क्या करते रहे, हमारे लोग इस देश का 85% बहुजन समाज क्या करता है? जिस बहुजन समाज की परिकल्पना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी, जिस बहुजन समाज को यूनाइट करने का काम इस सदी के महानायक मानवर कांसीराम साहब ने
फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को जमीनी हकीकत पर पहुंचाने के लिए जब संघर्ष किया तो उस बहुजन समाज के नाम पर उन्होंने क्या बनाया, बहुजन समाज पार्टी बना। उस पार्टी के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया कि आप 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर के पहले कांग्रेस को और कांग्रेस के बदले में फिर कभी जनसंघ जनता पार्टी और उनके लोगों को और फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे। आप उनके विकल्प में इनको, इनके विकल्प में उनको चुनते रहे। आपने अपने इन दोनों के विकल्प में अपने लोगों को चुनने का काम नहीं किया। और जब उत्तर प्रदेश में अपने लोगों को चुनने का काम किया, अपनी पार्टी को चुनने का काम किया, आदरणीय बहन जी ने करके दिखाने का काम किया। 4.5 महीने की सरकार की परिकल्पना थी, मात्र 4.5 महीने की सरकार आदरणीय बहन जी ने बनाई थी उत्तर प्रदेश में। मानवर कांसीराम साहब ने वो अजूबा करके दिखाया था। वो अजूबा था कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, वो भी दलित की बेटी मुख्यमंत्री। ये साथियों एक ऐतिहासिक घटना थी जो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। पूरे देश और दुनिया की मीडिया की, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930 में लंदन में पूरी देश और दुनिया की मीडिया उनको सुन रही थी, उनकी सिंह गर्जना को सुन रही थी। वो देश की 1/5 आबादी के बारे में बताने का काम कर रहे थे। तो दुनिया को पहली बार पता चला कि दुनिया में एक ऐसा देश भी जहाँ की 1/5 आबादी जानवरों से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर है। तो आदरणीय बहन जी ने भी जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो देश और दुनिया की मीडिया उनको देखना चाहती, तो सुनना चाहती। और जब मीडिया ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपकी सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो माननीय बहन जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर जात वर्ग के मजहब के लोगों की जान माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी। आप कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, भारत के किसी भी मुख्यमंत्री की, किसी प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, अगर उन्होंने कहा हो आपकी प्राथमिकता क्या होगी तो उन्होंने दूसरी तरह प्राथमिकताएं गिनाई होंगी। लेकिन आदरणीय बहन जी ने प्राथमिकता के नाम पे कहा कि मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात वर्ग मजहब के लोगों की जान माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी, और वो करके दिखाया। 4.5 महीने की सरकार में देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे पहली बार 27% में हिस्सेदारी देने के लिए मुसलमानों को साथियों पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र देने का काम पहली मुख्यमंत्री बहन जी थी जिन्होंने अगस्त 1995 में पिछड़ी वर्ग के प्रमाण पत्र का जारी कराने का काम किया। पहला उत्तर प्रदेश पहला ऐसा था जहां पर अल्पसंख्यकों के लिए, कितने लोग ये बात बताते जाके हमारे क्षेत्र में, कैसे आप लोग जोड़ेंगे। माननीय बहन जी बार बार कहती हैं, बहन जी जितना बताती हैं हम लोगों को उसका 50% हम लोग लागू कर दें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप एक बढ़िया भाईचारा बना करके आप अपना बूथ जिताएंगे, अपना सेक्टर जिताएंगे, अपनी विधानसभा जिताएंगे। माननीय बहन जी कहती, कितने लोग ये जानते हैं कि पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बनाया, अल्पसंख्यक विभाग बनाया। उससे पहले तक जानते हैं, उससे पहले तक उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों का, पिछड़े वर्ग का बजट सोशल वेलफेयर के माध्यम से मिलता था। कितने लोग ये बात जानते हैं, लेकिन बहन जी ने यह किया पहली ही सरकार में, 4.5 महीने की मात्र सरकार में, 4.5 महीने की सरकार में ही जिन लोगों के लाखों हेक्टेयर जमीन के पट्टे तो थे लेकिन उन्हें फिजिकली कब्जा नहीं था, भौतिक कब्जा उनके पास नहीं था, उस कब्जे को दिलाने का काम 6 महीने की सरकार बनाने का मौका मिला माननीय बहन जी के और साहब के फार्मूले के तहत। भले क्योंकि साहब ये कहते थे कि हमें बहुजन समाज के लोगों को सत्ता का स्वाद चखाना है। और ये क्यों वो कहते थे, क्योंकि इस देश की मीडिया ने मानवर कांसीराम साहब को काहे की संज्ञा दी, अपॉर्चुनिस्ट की संज्ञा। मीडिया ने कहा उनसे कि आप तो अपॉर्चुनिस्ट है, उन्होंने कहा मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ। कितने नेता मेरी ताकत और औकात है इस देश के कि जो अगर उसे कोई अपॉर्चुनिस्ट मौका परस्त कह दे वो स्वीकार कर ले ना। अभी आपको याद होगा बिहार की घटना है, नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी फिर से तो लोगों ने कहा अरे भाई आप तो मौका परस्त, नहीं, उन्होंने क्या क्या बहाने बनाए कि नहीं हम दवा में थे, हम इसमें थे, हम उसमें थे। अरे दम थी तो मानवर साहब की तरह कहते हाँ मैं मौका परस्त हूँ, कहते मानवर साहब ने कहा हाँ मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ। और जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है वहाँ अपॉर्चुनिटी मौक़ों की तलाश में रहता हूँ, और मौके की तलाश में रहता हूँ, और मौके नहीं मिलते हैं तो मौके पैदा करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे इस देश के बहुजन समाज को, उन्होंने कहा मैं मौके इसलिए पैदा करता हूँ, मैं इसलिए मौके की तलाश में रहता हूँ कि मुझे इस देश के बहुजन समाज को, इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है, मुझे इस देश को सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है।
जहां पर सब बराबर थे। ये बात, और यही बात माननीय बहन जी ने, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मानवर साहब ने जब 6 महीने की, माननीय बहन जी ने 6 महीने की सरकार बीजेपी के साथ चलाई, इतिहास साक्षी है इस बात का कि बहन जी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई लेकिन अपनी शर्तों पे चलाई। जैसे ही उन्होंने अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की, बहन जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को 1-2 बार नहीं 3-3 बार लात मारने का काम किया। आजकल कोई प्रधानी नहीं छोड़ता है कोई, सरकार बदल जाती है, प्रधान तुरंत ही प्रधान जो है उस पार्टी की शपथ ले लेता है जिसकी सरकार प्रदेश में हो जाती है। ले लेता नहीं ले लेता, वो तो छोड़िए प्रधानी, कितने मंत्री और संतरी बदल देते हैं पार्टी। लेकिन बहन जी ने कहा कि नहीं, हमारे लिए मूवमेंट पहले है, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब ने और बहन जी ने इस मूवमेंट में इस बात को सिखाने का काम किया हम लोगों को कि हमारे लिए एमएलए और एमपी बनना जरूरी नहीं है। हमें इस देश में जो सदियों से चला आ रहा समता मूलक समाज स्थापित करने वाला पवित्र आंदोलन, वो आंदोलन को बनाए रखना जरूरी है। अगर आंदोलन जिंदा रहेगा तो राजनीति जिंदा रहेगी, आंदोलन नहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब मानवर साहब ने 1971 की घटना के बाद, आरपीआई के गठबंधन के बाद जो आरपीआई छोड़ के कांग्रेस में लोग जा रहे थे, साहब ने उनसे पूछा, भाई पवित्र आंदोलन आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बोले आंदोलन तो अच्छा है लेकिन सफल नहीं हो सकता। ये महाराष्ट्र के लोगों ने कहा। तब मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि नहीं, आंदोलन भी अच्छा है और सफल भी होगा। और ये संकल्प लेकर के वो जो उत्तर प्रदेश आए, दिल्ली आए, तो उन्होंने वो करके दिखाने का काम किया। और बहुत जल्दी 1984 में 14 अप्रैल 1984 को सरकार बनी, पार्टी बनी। और आप जानिए 95 में हमारी सरकार बनी। उन्होंने कहा था अब भोजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। तो 21वीं सदी आने से पहले तक भोजन की बारी लाके दिखाने का काम किया। जो नारे उन्होंने देश और दुनिया में लगाए थे, देश और दुनिया मीडिया के सामने, उन नारों में जान डालने का काम अगर किसी ने किया तो मानवर कांसीराम साहब, उनकी टीम की खास तौर से विशेष जो उनकी शिष्या रही आदरणीय बहन जी के अथक संघर्ष के बाद वो सफल हुए। और सफल ही नहीं हुए, एक नारा नहीं, सारे नारे सफल हुए। क्या उन्होंने नारा लगाया था? वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी। संभव हुआ कि नहीं हुआ? ओबीसी के कितने सीएम बनना शुरू हुए? एससी के सीएम बनना शुरू हुए कि नहीं हुए? कब बनने शुरू हुए? एससी के सीएम तभी बनाने शुरू किए एक दूसरी पार्टियों ने, या मंत्री बनाने तब शुरू किए। पहले क्या बनता था? एक मंत्री प्रदेश में सोशल समाज कल्याण का, जाओ भाई वजीफा बांटो जाके। एक मंत्री केंद्र में, बिल्कुल फिक्स था दलित के लिए। कांग्रेस सरकार में भी एससी के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फिक्स था। भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता पार्टी के लिए, जनता दल के लिए, मोर्चा के लिए, सबके लिए फिक्स था। जाओ भाई 19 ने हो जाके। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने इस देश में बहुजन समाज में बहुत ताकत पैदा करने का 15 महीने की सरकार में माननीय बहन जी ने क्या क्या नहीं किया। सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में बैकलॉग के माध्यम से नौकरी भरने का काम। आप लोगों को पता है, इस देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश था जो 2007 से 12 में जहां पर क्लास 3 क्लास 4 का कोटा SC ST का पूरा हो गया। मालूम है आपको? सबसे ज्यादा नौकरी 17 साल के बाद सवर्ण समाज जो अपर का जनरल की नौकरियां बंद थी, उनका साथियों भर्ती करना शुरू किया बहन जी ने। तो कोई ये नहीं कह सकता केवल SC ST OBC के लिए किया, सर्व समाज के लिए किया। इसलिए हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि आखिर वाई बीएसपी क्यों, या बीएसपी है क्या। और सबसे बड़ी बात कि बीएसपी को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत क्यों, या फिर बीएसपी अकेले लड़े या गठबंधन से लड़े, ये रणनीति कौन तय करेगा। और बीएसपी गठबंधन से क्यों नहीं लड़े, इसके लिए भी हमको बताना चाहिए। हमें छोटे छोटे, मानिए भाई ने स्पष्ट बताया कि भाई हमें धरना सेठों से पैसा नहीं लेना, हमें बड़े बड़े दुकानदारों से पैसा नहीं लेना, हमें करना सिर्फ इतना है कि हम 50, 60, 10, 20, 50, 100 जो भी लोग हैं उनको बंद कमरे में हमें ये बातें बतानी जरूरी है कि आखिर बीएसपी है क्या, बीएसपी क्यों जरूरी है, बीएसपी को सहयोग करना क्यों जरूरी है, आर्थिक सहयोग देना क्यों जरूरी है, बीएसपी को बिना गठबंधन के लड़ना क्यों जरूरी है। बीएसपी में युवाओं की 50, भाई हमारे तमाम लोग ये कहते हैं अरे साहब हमारे पास युवा फ्रंट नहीं है, महिला फ्रंट नहीं है, इसका फ्रंट नहीं है, उसका फ्रंट नहीं। अरे जब आदरणीय बहन जी ने स्पष्ट डायरेक्शन दे दिया है युवाओं के लिए कि हमें संगठन में मिनिमम
50% चाहिए मैक्सिमम, कितना भी करना, फिर क्या जरूरत भाई? जब हम मेन संगठन में उन्हें हिस्सेदारी दे रहे हैं, फिर हम स्टूडेंट और फ्रेंड और युवा संगठन की क्या जरूरत है भाई? उन युवाओं को, उन छात्रों को क्यों नहीं जिम्मेदारी आप देते हैं? दीजिए, उनको तैयार कीजिए। लेकिन ये तैयार केवल बातों से नहीं हो सकते, ये तैयार तभी हो सकते हैं जब हम उनके बीच में जाएंगे, उनको ये बताने का काम करें, उनको ये बताएंगे कि आखिर बीएसपी है क्या, बीएसपी क्यों। अगर नहीं बताएंगे तो वो छात्र, वो नौजवान साथियों भटके हुए हैं, तमाम संगठनों में चले जाएंगे। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में 80% झूठ फैलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है। तमाम हमारे दलित समाज के ऐसे जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, वो ऐसे ऐसी भाषण देते हैं, वही बातें ऐसी ऐसी करते हैं। वो इस बात में अपनी शान समझते हैं कि वो हम बहन जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो शान समझते हैं इस बात में। हमारे अपने लोग वो सिर्फ और सिर्फ उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। किनको? जो मेन स्ट्रीम की दूसरी पार्टियां, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं कि देखो हम तो भाई नहीं है, हम तो आपके साथ हैं। उनसे एक बात पूछिएगा, खाली कोई भी इस तरह की बातें करें तो ये आप कब जागरूक कर सकते हैं? जब हम क्षेत्र में जाएंगे। हम 10, ये मत सोचिए, मानवर कांसीराम साहब को मुझे याद आता, छज्जू राम धर्मशाला है लखनऊ में, चौक में। उस धर्मशाला में 13 लोगों को साहब ने कैटर दिया था, मैं भी 13 लोगों में भी एक था। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैंने एडमिशन नहीं लिया था लखनऊ में, दारुसफा में रहता था। उन 13 लोगों को साहब ने 8 घंटे पढ़ाया था। साहब ने नहीं सोचा 13 को पढ़ा रहे, उन्हें उबन नहीं हो रही थी। और शायद यही वजह है कि साहब ने इतना संगठन को मत दिया था कि आज तक साहब के समय से लेकर के साहब के बाद तक के लोग जिन्होंने साहब को 20% भी पढ़ा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस मूवमेंट से हट नहीं सकता। जो साहब को, बहन जी को एक बार पढ़ ले, उनके संघर्ष को देखें। बहन जी के संघर्ष को कितने लोग, हमारे लोग बताते हैं, जाके बताइए। बस बता दिया मुख्यमंत्री बनी, अरे ये बताते हैं 4 बार की सरकार में बहन जी ने क्या किया। कितने लोग बताते हैं इस बात को? कितने लोग इस बात को बताते हैं कि हमारी बहन जी ने पहली बार इस देश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया। अरे हमारा जो रिजर्वेशन वो तक तो खत्म कर रहा, बहन जी तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दे रही थी। कितने लोग इस बात को बताते हैं कि बहन जी ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन दिया। है कोई देश का कोई ऐसा सूबा, कोई ऐसा प्रदेश है जहां पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में? और आपको पता सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले डिमांड किसने की थी? बाबा साहब ने की थी 40 के दशक में। गिरवेंसी साहब शेड्यूल कास्ट में, उन्होंने डिमांड की थी कि सीपीडब्ल्यूडी में 1100 समथिंग कुछ ठेकेदार थे, उनमें केवल 1 या 2 शेड्यूल कास्ट के थे। तो बाबा साहब ने डिमांड की थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से कि भाई शेड्यूल कास्ट के आबादी के हिसाब से इतने परसेंट उन्हें ठेकेदारी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। किसी पार्टी ने सोचा था, किसी ने, पता है किसी ने सोचा था कि प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दो, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिजर्वेशन होगा? सोचा था कभी? कल्पना की थी किसी ने? लेकिन बहन जी कल्पना से परे है, और बहन जी ने करके दिखाया। कभी मेरे जैसे साथी ने तो कभी नहीं सोचा था, कार्यकर्ता ने, कि वो राज्यसभा भी जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सोचा करते थे, नौकरी करते थे, बामसेप में थे कि यार भाई बामसेप में रहते रहते हो सकता है बहन जी किसी आयोग वायोग का मेंबर बना दे, और बैकवर्ड कमीशन का मेंबर बनाया, डिप्टी चेयरमैन बना दिया मेरी वाइफ को, महिला है। लेकिन बहन जी ने जैसे ही कार्य करने का वो देखा, कितने लोगों के, अकेले हमको नहीं, कितने लोगों का एमएलसी बनाया, कितने लोगों को राज्यसभा बनाया। इस देश में किसी राजनीतिक पार्टी ने इतने कार्यकर्ताओं को बनाया हो बताइए? 80% पार्टियां राज्यसभा में किसको भेजने का काम करती? विधान परिषद में पूंजीपतियों। 250 करोड़ रुपए, मेरी जगह अखिलेश दास इस दुनिया में नहीं, लेकिन जो अखिलेश दास को लेकर के आए 250 करोड़ रुपए पार्टी फंड को दे रहे थे। लेकिन बहन जी ने कहा नहीं, कार्यकर्ता को भेजने, और बहन जी ने मुझे भेजने का काम। राजा राम जी को 2-2 बार भेजने का, राजा राम जी को 2-2 बार भेजने का काम किया। मुनकाद अली को 2-2 बार। कौन सी जात को? ब्राह्मण को भेजा, बैकवर्ड को भेजा, एससी को भेजा, मुस्लिम को भेजा, किसको नहीं भेजा बहन? सब जात वर्ग के मजहब के लोगों को राज्यसभा विधान परिषद भेजने का काम किया। वीर सिंह जी को 3 बार भेजा। 18 साल लगातार, सतीश मिश्रा जी 18 साल लगातार। सोच के देखिए साथियों, लोग क्या कहते हैं? बहन जी तो तमाम हमारे लोग ऐसे कल्पना करते हैं, बहन जी बीजेपी से डरी हुई, बाहर नहीं निकल। अरे
बाहर निकल के सड़कों पे लड़ें। मूवमेंट केवल लड़ने, सड़क पे लड़ने का काम नहीं। एक बार माननीय बहन जी ने सिर्फ कहा कि भाई ठीक है 2 अप्रैल को हमारे लोग भी बंद में सहयोग करें, ये तो इतना कहा। देश में सबसे ज्यादा बंद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? बीएसपी के कार्यकर्ता अरेस्ट हुई भाई, वही अरेस्ट हुए। अब आप एक बार बताइए, हम में और आप में मान लीजिए, चलिए हम लोग छोड़ दिए, आपका कोई, हमारे जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, उनको सड़क पे ले जा, वो आंदोलन करें और पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा लिख दे, वो जेल चले जाए, वो तो उनके घर वाले उनको तो काम करने से मना कर ही देंगे, अगल बगल के और जो काम कर रहे हैं वो भी बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाएंगे? माननीय बहन जी बहुत दूर की सोचती है, इसलिए वो इस तरह वो कहती कि जो पीड़ित है उस पीड़ित व्यक्ति को जाकर के मदद करिए, कानूनी मदद दीजिए ना उसको, उसकी लड़ाई लड़िए, कानून से लड़िए ना, सड़क पे क्यों लड़ेंगे आप? बहन जी तो नहीं मना करती भाई उसकी मदद मत करो, जाके मदद करो, हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। और कौन सी पार्टी सड़क पे आके हल्ला कर रही बताए जरा हमको? समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, यात्रा निकालती है, सो जाती है, यात्रा निकालने के बाद सो जाती है। कुल मिलाकर के इस देश में अगर सही माने में इन राजनीतिक पार्टियों से कोई लड़ सकता है, जो राजनीतिक पार्टियां दिखने में आपको अलग अलग दिख रही हैं, बीजेपी कांग्रेस आपको अलग अलग दिख रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी अलग अलग दिख रही है, इंटरनल साथियों वो एक है। ये नाटक नौटंकी उनकी चलती रहे, इसलिए वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बीजेपी नहीं जीतेगी, कांग्रेस कमजोर है, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। यही तो किया, यही किया कि नहीं किया बताइए? कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस तो जीत नहीं रही, आम आदमी को दे दो। ये किसने फैलाया बात? जो चीफ मिनिस्टर खुद कहता है कि मेरे तो बाप दादे आरएसएस में रहे, नहीं बोलता है? मुस्लिम समाज की बात समझ में नहीं आती, दलितों को भी समझ में नहीं आती। भाई 14% सुजी सम्राट जी ने कहा वोट हमारा था, कैसे चला? सिर्फ इसलिए चला गया कि हमारा संगठन कमजोर। अरे बहुत बड़ी आदमी पार्टी का छोड़ के चले गए समाजवादी पार्टी में, और उस समाजवादी पार्टी में गए। मुझे तो शर्म इस बात की आती है उन लोगों के ऊपर बातचीत करने में, जो लोग कहते हैं और जिनके बारे में कहते हैं, ये जो बैठ के टीवी पे भाषण देते हैं, वो क्या नाम इसमें यूट्यूब में बैठ के, ये जो बुद्धिजीवी अपने आप को ये वकालत करते हैं, अखिलेश की वकालत करते हैं, तेजस्वी की, इनसे पूछिए जरा, इनसे पूछिए जब प्रमोशन और रिजर्वेशन के बिल की बात आई थी कौन विरोध करने वाला? किसने विरोध किया? इसी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। इनको शर्म नहीं आती अखिलेश यादव की वकालत करते हुए। तमाम ऐसे जो एससी के लोग उसमें गए ना, जो बहन जी की सरकार मंत्री रहे, विधायक रहे, और जो छोड़ के गए हैं ना अखिलेश में, मुझसे जब बहस हो जब मिल जाते हैं कभी कभी, या जैसे मिले उन्हें कभी तो मैं उनको सुनाता हूँ, 50 जवाब नहीं आता, गला सूख जाता। और कोई ताकत हो तो जिसे मेरे साथ सामने बैठा दो, अगर गला ना सूख जाए अपने बाप से पैदा नहीं हुआ। जो चर्चा करे, जितना बुद्धिजीवी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ वकालत करता है और बहन जी और आकाश जी के ऊपर कमेंट करता है ना, बैठा दो मेरे साथ, 1 घंटे मेरे साथ बात कर ले, अगर गला सूख के ना सुखा दूं तो जो बताएं हार जाएं उसके। क्या इनके पास है? सिर्फ कमजोरी हमारी ये है कि हम लोग आपस में यूनाइट नहीं हो पा रहे, हमारा संगठन नहीं बन पा रहा। हमारा संगठन मजबूती के साथ बन जाए, मैं दावे के साथ बहन जी ने जो निर्देश बताया है कि हमें छोटे छोटे कैडर कैंपों के माध्यम से सिर्फ ये बताना है कि बीएसपी क्या है, बीएसपी को बनाना, बीएसपी क्यों जरूरी है, बीएसपी का सत्ता में आना क्यों जरूरी है, बीएसपी को पॉलिटिकल पावर में क्यों रहना जरूरी है, या बीएसपी की पॉलिटिकल ताकत क्यों दिखना जरूरी है। साथियों कल्पना करके देखिए, संविधान समीक्षा आयोग बना था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, बना था। आप एक पार्टी उस समय एक अखबार निकाल के आई, गूगल है ना तो मिल जाता है, एक अखबार निकाले, एक पार्टी बीएसपी को छोड़ के एक नेता का बयान दिखा दीजिए जिसने संविधान समीक्षा आयोग के विरोध में आवाज उठाई। एक उठाई, कांग्रेस उठाई, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस उठा सकती थी, कम्युनिस्टों ने उठाई, समाजवादी पार्टी ने उठाई थी, किसी ने नहीं उठाई। सिर्फ और सिर्फ मानवर कांसीराम साहब आदरणीय बहन जी ने ये नारा लगाने का काम किया था संविधान के सम्मान में, बीएसपी में। और उसके बाद वो संविधान समीक्षा आयोग साथियों ठंडे बस्ते में गया। ये भारतीय ये सत्ता में 10 साल से सरकार है बीजेपी की। ये साथियों सिर्फ और सिर्फ इसलिए दबी डरी रहती है कि बीएसपी पता नहीं कब पावर में आ जाए, बीएसपी का बहुजन समाज के लोग कब एक एकजुट हो जाएं और ये आ जाएंगे, इसलिए साथियों वो डरी है।
और इसलिए 2024 इतना महत्वपूर्ण है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये लोग अपनी कितनी मनमानी करेंगे इसकी कल्पना नहीं है ना, कि वो होगा जो देखा ना जाएगा, ये स्थिति होगी। इसलिए मेरा साथियों आप लोगों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि माननीय बहन जी स्पष्ट रूप से कहती हैं, इन महापुरुषों के 108 वर्ष लंबे संघर्ष का जो परिणाम था, उस आंदोलन का बहुजन समाज पार्टी केवल पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कि उसके एमएलए और एमपी बनना जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के मॉडर्न इतिहास के, आधुनिक भारत के 108 वर्ष लंबे संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले आंदोलन का नाम बहुजन समाज पार्टी। 108 वर्ष संघर्ष मतलब 1848 से लेकर 1956 तक का, महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर के और तमाम महापुरुषों से लेकर के बाबा साहब के परिनिर्वाण तक का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को टेकअप करने वाला, उस आंदोलन को नई दिशा देने वाला, उस आंदोलन को आज तक बढ़ाकर मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का नाम बहुजन समाज पार्टी है साथियों। ये एक पवित्र आंदोलन है और जैसा सुजीत भाई ने कहा कि हम लोग इस पवित्र मंदिर से में बैठ करके चर्चा करते हैं, हम लोग सौभाग्यशाली, वास्तव में सौभाग्यशाली। हम केवल इतने ही सौभाग्यशाली नहीं है कि इस पवित्र स्थान पे बैठ करके बात करें, हम इस बात के भी सौभाग्यशाली हैं कि ये मौका हम लोगों को मिला, ये काम जिम्मेदारी का, इसमें काम करने का मौका मिला हमको। हमें लोगों को सब जगाना है, हमें लोगों को बताना है कि भाई बीएसपी क्यों जरूरी है, बीएसपी आखिर है क्या, बीएसपी आखिर चाहती क्या है और बीएसपी को आर्थिक सहयोग जरूरी क्यों है। भाई बीएसपी किसी धन्ना सेठ से आज तक किसी, आपने इतने बार चुनाव के बाद लिस्ट निकलती है कि किस पार्टी को कितना उद्योगपतियों से पैसा मिला, लिस्ट निकलती है, हर लोकसभा चुनाव के बाद निकलती है, लेकिन बीएसपी को कभी नाम आया कहीं? समाजवादी पार्टी तक का नाम आया और इनका सबके नाम आए हैं, आपकी आम आदमी पार्टी का नाम आया, सबके नाम आए। बीएसपी का किसी उद्योगपति पूंजीपति से किसी चंदे पे नाम आया? बीएसपी अपने कार्यकर्ताओं की खून पसीने की कमाई से चलने वाली पार्टी इस देश नहीं, इस दुनिया में एकमात्र पार्टी आज की तारीख में है जो अपने कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई से चलती है। इसलिए बीएसपी को आर्थिक सहयोग देखना क्यों जरूरी है, ये बताना बहुत जरूरी है। और बीएसपी अकेले अपने दम पर लड़े, आपने 1993, 1996 और 2019 तीन हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर लड़के देख लिए। हमारा वोट 100% ट्रांसफर होता है, लेकिन उनके वोट हमको ट्रांसफर नहीं होते। फायदा उनको होता है। 96-93 में समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, साहब ने मुख्यमंत्री उनके मुलायम सिंह यादव को बनाया, लेकिन उन्होंने किस शर्त पे बनाया, किस मिनिमम कार्यक्रम के प्रोग्राम के आधार पे बनाया, इस पे कि भाई सब कुछ होना चाहिए, हमारे SC ST समाज के ऊपर एट्रोसिटीज नहीं होनी चाहिए, अन्याय अत्याचार नहीं। उन्होंने कहा हमें और तुमसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन इतनी हम उम्मीद तुमसे करते हैं। उनसे कहा था मुलायम सिंह जी से कि हमारे समाज पे एट्रोसिटीज नहीं होनी चाहिए, फिर हमें और बाकी सरकारों में कोई फर्क नहीं रहेगा। और वही वो नहीं रोक पाए, इसलिए समर्थन वापस हुआ। और जब समर्थन वापस हुआ तो किस तरह से उन्होंने आदरणीय बहन जी पे कातिलाना हमला कराया और किन परिस्थितियों में बहन जी मुख्यमंत्री बनी। अकेले बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया था, सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया था। क्यों? कि वो खुद मुलायम सिंह की सरकार से प्रताड़ित थे। वो जानते थे कि अगर इन गुंडों माफियाओं को कोई ठीक कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की संसद की श्रेणी आदरणीय बहन जी कर सकती है, और उन्होंने करके दिखाया। मात्र 4.5 महीने में की सरकार में 1,45,000 गुंडों को जेल भेजने का काम किया। बचे कुछ उत्तर प्रदेश छोड़ गए, और जब सरकार आई तो उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया या तो अपनी जमानत कटा के जेल चले गए, उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ गए। मिनिमम क्राइम, जीरो क्राइम, जो क्राइम रिकॉर्ड के जो सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश बहन जी की 7 से 12 की सरकार में नीचे से ऊपर से सबसे नीचे स्थान पे क्राइम में था, और आज सबसे ऊपर रहता है। क्या कारण है? एक भी 4 बार की सरकार में कहीं दंगे हुए? कोई भी दंगे, नस्ली दंगे, जाति दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे क्यों नहीं हुए? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को चलाने की जिम्मेदारी बहन जी के पास। किस सरकार ने गरीब की बेटी को लखपति बनाया?
अगर गरीब को लखपति बनाने का रास्ता किसी ने रास्ता निकाला कि अगर गरीब की बेटी लखपति होगी तो उसे दहेज की चिंता नहीं होगी, उसकी बेटी गर्भ में नहीं मारी जाएगी। बेटी बचाने का जो नारा लगाते हैं, वो जितना रुपया खर्च करते हैं प्रचार प्रसार पे, उसका 10% भी अगर बेटी बचाने में खर्च करते हैं बहन जी की तरह, तो इस देश की बेटियां पढ़ भी जाएं और बढ़ भी जाएं। ये किसने किया? बहन जी ने किया। बेटी पढ़ाने के लिए 25,000 रुपये एक साइकिल दी, बेटी बचाने के लिए गरीब की बेटी को लखपति बनाया। भाई किन की बेटियां पेट गर्भ में मारी जाती हैं? हमारी तमाम महिला बीन बैठी हुई है, इनसे पूछिए ना। जिस घर में गरीब की बेटी जिस घर में गरीब की पत्नी अगर बेटी को जन्म देती है तो उसकी सास, उसकी ननद, उसके नाते सब तरफ ताना देते हैं, अरे किसने लड़की पैदा कर दी। अरे उसकी क्या गलती है? उसकी क्या गलती? मानसिकता कितनी खराब थी। उस मानसिकता को समझ के मानिया बहन जी ने गरीब के घर में पैदा हुई बेटी को लखपति बनाने का काम किया। 2 कमरे के पक्के मकान शहरों में भी गांव में भी देने का काम पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किया तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने किया। मानवर काशीराम साहब शहरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत और महामाया आवास योजना के अंतर्गत गांव में, यानी दोनों जगह, और उसमें कोई जात भेद का नहीं रखा। उन्होंने कहा कि चाहे जिस जात वर्ग मजहब का हो, अगर गरीब है तो पात्रता है, उसकी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, उसके पास बीपीएल का कार्ड है, तो वो व्यक्ति उसका पात्र है। उन्होंने नहीं देखा किसी जात वर्ग को, ना लखपति बनाने में देखा, ना मकान देने में देखा। ये लोग जो नारा लगाते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अरे ये तो काम 2007 में बहन जी कर चुकी हैं। जो झुग्गी झोपड़ी जहाँ जो बना करके रहता था उसको मालिकाना हक योजना बनाने का काम माननीय बहन जी ने किया। शहरों में जहाँ भी जो आदमी रहते झुग्गी झोपड़ी बना करके उस जमीन पे मालिकाना हक देने के लिए उनको मालिकाना हक की रजिस्ट्री की सरकार ने, रजिस्ट्री करके उनको 4 लाख का लोन दिलाया और 2 लाख लोन सरकार ने जमा किया, 2 लाख पात्र व्यक्ति ने किया। तो ये काम तो बहन जी सब पहले ही कर चुकी। ये तो खाली नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान के लिए सबसे पहले इस देश में पहल किसने की? 1,08,800 कुछ भर्ती करके गांव में स्वच्छता, शहरों में तो सब स्वच्छ बना लेते हैं, गांव के यानी कि पंचायतों को भी स्वच्छ रखने के लिए सफाई कर्मी भर्ती करने का काम किया। तो ये बातें हमारे लोग बताते कि लाखों संख्या में नौकरी, लाखों हेक्टेयर जमीन पट्टे के रूप में। तो जो नारा मानवर साहब ने बहन जी ने लगाया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उस नारे में हकीकत डाली कि नहीं डाली? जान डाली कि नहीं डाली? 4.5 महीने की सरकार में जान डालना शुरू कर दिया। फिर नारा लगाया वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। इस नारे को सफल किया कि नहीं किया? आज एसपीडीएम बन रहे हैं, वोट से हमारे सीएम पीएम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अगर वो पिछड़े वर्ग का डंका पीट रहे हैं तो किस वजह से पीट रहे हैं? इस भारत के संविधान की बदौलत पीट रहे हैं ना, बहुजन समाज के वोट की बदौलत पीट रहे हैं कि नहीं पीट रहे? बातें तो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन है तो वही वोट से लेंगे सीएम पीएम वाली बात। रही बात इसकी जो नारा बाद में लगाए, ऐसा नहीं कि एक नारा नहीं लगाया हो, सारे नारे कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी की समस्या देश की समस्या, इस समस्या को किसने हल कराया? 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, 1980 में, 1979 में बना, 80 में आई, और आपको पता है जनता पार्टी ने रद्दी टोकरी में फेंक दी। उसने तो सिर्फ मंडल के कमीशन की रिपोर्ट इसलिए बनाई थी कि काका कालेलकर की रिपोर्ट उसको लागू करने की जरूरत ना पड़े, टालने के लिए, क्योंकि उसने वादा किया था, जनता पार्टी जब बनी थी तो वादा किया था कि काका कालेलकर कमीशन रिपोर्ट हम लागू करेंगे ताकि पिछड़ों का वोट मिल जाए, क्योंकि उसमें तमाम समाजवादी थे, तमाम समाजवादी बातें कर रहे थे और उन पर दबाव बना। तो उन्होंने कहा ये तो रिपोर्ट पुरानी हो गई है इसलिए हम नया कमीशन बना दिया। तो उन्होंने बीपी मंडल की अध्यक्षता में नया कमीशन बना दिया। उसकी रिपोर्ट आ गई, उसकी तरफ देखा तक नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी थम्पी मेजॉरिटी में वापिस आ गई, उन्होंने भी नहीं देखा। उनने क्यों नहीं देखा? उनके बाप दादे ने नहीं, उनके पिताजी ने नहीं देखा, तो उनकी पार्टी ने नहीं देखा, तो उनने खुद प्रधानमंत्री रहते उसको काका कालेलकर को नहीं देखा, तो मंडल को क्यों देखती? उनका एसेसिनेशन हो गया, उनकी हत्या हो गई, उनके बेटे आए, उन्होंने भी नहीं देखा। लेकिन इस देश में एकमात्र नेता कह दें, संगठनकर्ता कह लें, इस सदी का महानायक कह लें, उस व्यक्ति ने वाम सेफ DS4 के बैनर तले सबसे पहले ये नारा देने का काम किया कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी की समस्या
देश की समस्या उस सदी के महानायक का नाम है मानवर श्री कासू। उनकी टीम बाम सेफ DS4 के माध्यम से तब तक बहन जी पूरी तरह से साहब से जुड़ चुकी थी। उनकी पूरी टीम ने इस नारे को जोरदार तरीके से लगाया और पूरे विंटर सेशन बोट क्लब पे धरना दिया, पिछड़ों को समझाया कि पार्लियामेंट में इतने लोग बैठते हैं और आपकी आबादी इतनी, आपकी हिस्सेदारी कुल इतनी ही बची है। अगर आप लोग वहां आवाज उठाएं, हम लोग सड़क पर उठाएंगे तो आपका हिस्से मिलेगा। इतनी नौकरी मिलनी चाहिए आपको। मंडल कमीशन के हिसाब से भी सोचो 27% मिलना चाहिए। आप बताइए कि पिछले इतने सालों को 1992 में ऑफिशियली मंडल कमीशन लागू हुआ, 90 में घोषणा हुई, लेकिन ऑफिशियली इम्प्लीमेंट कब से हुआ? 1992 में। 1992 से आज कितने साल हो गए? कितने साल हुए? 32 साल। 32 साल में आप बताइए कि बैकवर्ड समाज के कितने लोग IAS IPS हुए? 27% होने चाहिए थे और पता कर लो 14% भी नहीं, 27 के 13.5% भी नहीं। इस देश की सरकार को चलाने के लिए एक भी बैकवर्ड क्लास का सेक्रेटरी नहीं है, आपको पता है? एक भी नहीं है। बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर है, बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर है। SC का 1, ST के 2, बाकी कोई नहीं। कौन चला रहा सरकार? कितने लेटरल एंट्रीज IAS बना दिए गए? कितने बना दिए गए? किसको पता चला लेटरल एंट्रीज बना दिए गए? किसने आवाज उठाई? सबसे पहले आवाज उठाने वाली PSP है, लेटरल एंट्री के विरोध करने वाली, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। जामिया इस्लामिया से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा बनाए रखने के लिए सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय बहन जी ने की, और फिर भी बहन जी मुस्लिम विरोधी। क्या कहते हैं लोग? अरे बहन जी तो बीजेपी समझ। अरे मुलायम सिंह भी बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं, वो कहां से मौलाना मुलायम है? लेकिन उनकी सरकारों में देख लो मुसलमान कैसे काटा गया, और हमारी सरकारों में देख लो मुसलमान को कितना सम्मान मिला। देश का पहला उर्दू फारसी विश्वविद्यालय जो आज मल्टी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, बहुभाषी यूनिवर्सिटी आज वो किसने बनाई? पिछड़ों के लिए क्या नहीं किया? छत्रपति साहू जी के महाराज के नाम से KGU बनाया, उनके नाम से कानपुर यूनिवर्सिटी बनाई, उनके नाम से महात्मा ज्योतिबा रोहिलखंड बनाया। बाबा साहब कितने संत रविदास के नाम पे, ये संत रविदास की बात करते समाजवादी पार्टी के, संत रविदास के नाम से भदोही का जिले का नाम रखा, बदलने का काम इन्होंने कर दिया। कुर्मियों की बात करते हैं, साहू जी महाराज की यूनिवर्सिटी के नाम पहले बाप ने बदला और फिर बहन जी ने बदल दिया और फिर बेटे ने बदल दिया, और बनते अपने आप को पिछड़े समाज का। ये बातें कौन बताएगा साथी? हम छोटे छोटे कैंपों के माध्यम से सेक्टर पोलिंग बूथ पे मीटिंग करके ये बातें बताएंगे तो साथियों हमारे पास आर्थिक सहयोग भी वहीं से आएगा। यही सिस्टम से BSP का यही फंडा था। मानवर साहब ने क्यों ये बात नारा दिया था, 1 वोट 1 नोट? भाई तब 1 नोट की वैल्यू थी, भाई अब 1 नोट की जगह आप 100 का नोट दे दो। भाई गलत कह रहे हैं? लेकिन हम जब तक हम अपने लोगों की वोटर की हिस्सेदारी उसमें नहीं करें, जो आपको आर्थिक मदद कर देगा वो 200 रुपए की जो आपकी सदस्यता की रसीद कटा लेगा, 200 रुपए की मदद करेगा, वो ऑनेस्टली आपको जब वोट डालने जाएगा तो उसे वो 200 रुपए याद आएंगे, हाथी के चुनाव निशान याद आ जाएगा। हमें ये जज्बा पैदा करना पड़ेगा। माननीय भाई जी बार बार कहते हैं छोटे छोटे कैडर कैंप लगाओ, खुले में मत करो, भाषण मत दो, बताओ पार्टी के बारे में, इन महापुरुषों के संघर्ष को बताओ, बहन जी के संघर्ष को बताओ। उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे, कैसे उन्होंने कितनी कम उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया, त्यागा कि नहीं त्यागा बताइए? उन्होंने जो कुछ किया किसके लिए किया? हर बेटी का सपना होता है कि वो जवान हो, पढ़ लिख करके नौकरी पा जाए या नौकरी वाला पति मिल जाए, एक अच्छा सा घर हो, बच्चे हों, अपना चैन से रहे। लेकिन बहन जी ने उस सपने को त्याग दिया। अगर मानवर साहब ने सपने को त्यागा तो बहन जी ने भी मानवर साहब को देखा देखी अपने सपनों को त्यागने का काम, चाहे वो IAS बनने का सपना हो या फिर हर बेटी की तरह उनका भी सपना रहा होगा कि भाई उन्हें अच्छा सा पति मिले, अच्छा सा परिवार मिले, लेकिन उन्होंने उसको त्यागने का काम किया। किसके लिए किया? समाज। लोग जो लोग कहते हैं अरे पार्टी पे क्या कमी, बहन जी पे क्या कमी? अरे बहन जी क्या इसको क्या करेंगी? किसके लिए कर रही? पार्टी के लिए कर रही, समाज के लिए कर रही ना। कितना खाती बहन जी? 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सब्जी। क्या करती बहन जी पैसे? सब दूसरों को
किसके लिए कर रही भाई? भाई हमारे जैसे लोगों को, राजाराम जैसे लोगों को, वीर सिंह जैसे लोग, तमाम समाज के लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में मदद की है, तमाम लोगों को एमएलए एमपी बनाने में काम किया है। तो ये एहसान हमारे लोगों को तो सोचना चाहिए कि जो आंदोलन बाबा साहब के बाद बहुजन समाज का आंदोलन लीडरलेस हो गया था, नेतृत्वहीन हो गया था, उस आंदोलन को नेतृत्व देने का काम कांसीराम साहब ने किया। कांसीराम साहब ने बाबा साहब के उस चीज से सबक लेकर के अपने जीते जी उस आंदोलन की बागडोर माननीय बहन जी को दे दी, और बहन जी ने उस बागडोर को बखूबी निभाने का काम किया। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई मानवर साहब के बाद, और माननीय बहन जी ने भी अपने जीते जी बहुत लोगों को अजमाने का काम किया। कितने लोगों को नहीं अजमाया बताइए? कितने उपाध्यक्ष बनाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए? फ्लॉप रहे कि नहीं रहे? कोई कम रहा, कोई ज्यादा रहा, सत्यानाश हुआ। तब जाकर के बहुत से सीनियर साथी हैं, उन्होंने बहन जी से रिक्वेस्ट की, बहन जी ये तब रोक सकती बात। पूरे देश के लोग, बहुजन समाज के लोग, जब तक आपके परिवार को का कोई भी नहीं होगा उसको अपना लीडर मानने को तैयार नहीं होंगे। भाई हम ही को बना देंगे, ये कह देंगे अरे इनमें कौन सी काबिलियत, इनको बना देंगे ये कह देंगे ये कौन सी काबिलियत, नहीं कहेंगे। बताइए, अगर ईमानदारी से पूछिए, यहाँ पर अगर एक लीडर को चुनने की बात आए तो कितने लोग इनके पक्ष में होंगे, कितने होंगे कि नहीं होंगे? अगर नहीं होंगे, बताइए, नहीं, अगर हम गलत कह रहे हैं तो दिल्ली में ग्रुपिज्म क्यों है? क्यों है बताइए? है कि नहीं है? भाई कोई उनका आदमी, कोई उनका आदमी, कोई उनका आदमी, तो इसका मतलब तो एक आदमी एक नेता को कैसे स्वीकार करेगा? बताइए आप हमें। अगर हम तो जितने, अब हम तो करीब करीब 6ठी-7वीं बार आए दिल्ली वापस लौट के, हम तो 6ठी-7वीं बार आए हैं। पहली बार से आते आते हम तो यही देखे भाई। हमें जब माननीय बहन जी ने पहली बार यहाँ पर कैडर देने को भेजा था, हमें उसी दिन पता चल गया तो बड़ा भाई ग्रुपिज्म है। आते ही पता चला कि अरे उनने सत्यानाश किया, उनने किया, उनके लोग कराए, उनने क्या किया, इनने किया, मतलब उन्हीं के लोग वहीं पे उसी कैडर कैंप में 10 लोग ऐसे थे जो किसी को अच्छा बता रहे थे, किसी को खराब बता रहे थे। माननीय बहन जी कहती तो गलत नहीं कहती। हम लोग खाना तो बढ़िया से खा के पचा लेते हैं, लेकिन बात नहीं पचा पाते। 1.5 किलो मीट खा के पचा लेते हैं हमारे लोग, लेकिन 2 मिनट की बात अगर कोई हुई वो नहीं पचाएंगे। हो सकता है हम जो बातें कर रहे हैं जाना किसके किसके तक पहुंचेंगी, हालांकि हम गलत कुछ नहीं कह रहे, पहुंचे तो पहुंचती रहे भाई। मेरा कहने का मतलब है कि अगर माननीय बहन जी ने समाज के लिए त्याग किया है, उन्होंने अपने जीते जी अगर आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके उन्हें जिम्मेदारी दी उत्तराधिकारी के रूप में, तो साथियों इसका हमें स्वागत करना चाहिए। किसी ने किसी का समय नहीं देखा है भाई। मानवर साहब अगर घोषित करके नहीं गए होते बहन जी को तो क्या जरूरी था कि विवाद नहीं होता? गलत कहते भाई। जब वो कितने लोग मानवर साहब के समय, जब मानवर साहब बहन जी को उनकी कार्यशैली को देख के, उनकी मेहनत को देख के, उनके संघर्ष को देख करके, भाई अगर संघर्ष नहीं था तो 84 में पार्टी बनी, 8 महीने के बाद पार्लियामेंट के चुनाव हुए। अगर 8 महीने में सबसे बहन जी को जब मानवर साहब ने कहा जाओ कैराना में तैयारी करो, तो इस देश में एकमात्र कैंडिडेट बहन जी थी जो 44,443 वोट पाकर नंबर 1 पे रही थी 1984 के आम चुनाव में, जो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद हुए थे। सबसे ज्यादा वोट पाई थी कैराना विधानसभा से, कैराना लोकसभा से। आप बताइए उन्होंने कौन सी परीक्षा पास नहीं की थी? माननीय बहन जी ने साहब के दिए गए हर टास्क को पूरा करने का काम किया। कैराना की बात आई, बिजनौर की बात आई, हरिद्वार की बात आई, होशियारपुर की बात आई, सब जगह बहन जी ने मेहनत के साथ और लगातार वोट परसेंटेज, वोट बढ़ाने का काम किया, और अंततः 1989 में बिजनौर से जीत के आ गई। और जब 95 में मौका मिला तो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है इस देश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आदरणीय बहन जी से बढ़िया कोई नेता नहीं। उनका ये जो स्लोगन था ना कि बहन जी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, तो ये हकीकत में नारा था। तो बहन जी ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि ये मूवमेंट जो लीडरलेस हो गया था 1956 के बाद 15 साल तक करीब वो लीडरलेस ना हो पाए, इसलिए वो अपने जीते जी, कितने बहन जी ने अपने समय, अपने कब से बहन जी तैयार कर रही। भाई हमें कौन से ऐसी खूबसूरती थी, क्या हमें खासियत थी
एक सरकारी कर्मचारी को पकड़ के उठा करके भामसेर से ला करके कर्नाटक तमाम कहाँ प्रदेशों में भेज के तैयार किया। राजा राम जी को कहाँ से उठा करके दफ्तर में रख के कहाँ नहीं तैयार किया। कितने लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर तैयार करने की कोशिश की, क्या नतीजा मिला? जीरो। लेकिन जिन लोगों ने काम ईमानदारी से जो कर रहे हैं वो पवित्र आंदोलन में उन्हें करते रहना चाहिए। ये पवित्र आंदोलन है। जितनी जिसकी मतलब कहते नहीं कि श्रद्धा है, हैसियत है, उस हैसियत से जिस स्तर पे भी है उसे तीनों चीज़ों का सहयोग करना चाहिए। टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, समय, धन, बुद्धि, तीनों चीज़ों का सहयोग अपनी हैसियत, अपनी काबिलियत के हिसाब से करते रहना चाहिए। क्योंकि साथियों, मौत सच है, ये बात अपनी जगह। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का श्रृंगार करते रहो। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का श्रृंगार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, भाईचारे का कारोबार करते रहो। अगर हम भाईचारे का कारोबार करते रहेंगे, निश्चित रूप से ये मूवमेंट आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति करेगा। आंदोलन कोई भी आंदोलन देख लीजिए, इतिहास के आंदोलन समुद्र की लहरों की तरह होते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, ये उतार चढ़ाव रहता है। एक है ना, किसी ने कहा है, मायूस होकर आंगन से यूं ना उखाड़ो पौधे। मायूस होकर मायूस आंगन से यूं ना उखाड़ो पौधे। धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। आज अगर हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक एमएलए है तो आने वाले समय में 301 भी हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें धैर्य रखने की और मेहनत से काम करने की। आज हमारे 10 एमपी हैं, हो सकता है 2024 में हमारे ये 30 हो सकते हैं और हम बैलेंस ऑफ पावर हो सकते हैं। जब 67 एमएलए पे हम 2 बार चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। जब एक एमएलए वाला मधु कौड़ा वो रांची का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो 30 एमपी भी अगर हमारे आ गए, 30 आज 10 से अगर 3 गुना हो गए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं हंग पार्लियामेंट आएगी। 30 यूपी में भी 30 एमपी बीएसपी के आ जाए, चाहे देश भर से कहीं से आ जाए, 30 अगर आ गए तो निश्चित रूप से हंग पार्लियामेंट आएगी। और हंग पार्लियामेंट में आज की तारीख में आप बता दीजिए कि बहन जी से अच्छा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? सर बताइए, अगर हो कोई बताइए। आपने इंडिया का हश्र देख लिया। जब इंडिया बन रहा था तो लोग कितनी क्रिटिसाइज कर रहे थे, अरे बहन जी नहीं शामिल हो रही, बहन जी नहीं शामिल हो रही। अब देख लिया बहन जी क्यों नहीं शामिल हो रही। बहन जी इस गठबंधन का हश्र जानती थी कि यही होगा और वही हुआ। जितना ये लड़ेंगे, जितना मल्टी कॉर्नर फाइट होगी, बहुजन समाज पार्टी को उतना फायदा होगा। और इस माहौल में जो ऐसा नहीं है, जो टीवी और उसके माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर का इतना इम्पैक्ट है, ये सब कर रहे हैं, 80 करोड़ को अनाज का इतना इम्पैक्ट है। साथियों, अंदर कोई जानता था कि 77 में इंदिरा गांधी का ये हश्र होगा? कोई जानता था? उनकी LIU ने रिपोर्ट क्या दी थी? बहुत बढ़िया समय, पहले चुनाव करा दो। उन्होंने चुनाव करा दिया और क्या हुआ? ऐसे ही मीडिया कुछ भी कहे, जनता को कोई नहीं समझ सकता। जनता अपना भरा खुद समझती है। और आने वाले चुनाव के बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर 30 MP आ गए तो ये हंग पार्लियामेंट आएगी। और हंग पार्लियामेंट में साथियों इनकी सबकी मजबूरी होगी। कांग्रेस चाहेगी कि बीजेपी की सरकार ना, कांग्रेस के गठबंधन वाले लोग चाहेंगे बीजेपी की ना बने, बीजेपी के वाले चाहेंगे कि कांग्रेस की ना बने। इनकी दोनों की मजबूरी होगी। चलो भाई, एक दलित की बेटी को प्रधानमंत्री बनाने की होड़ लगेगी इनमें, साथियों होड़ लगेगा, बता। तो साथियों, जब कहते हैं ना कि जब एक स्टोरी है, सबने सुनी होगी, मैं दोबारा इसी बात से लिंक करके मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनी तो आपने कि जंगल में आग लगी, सारे जानवर भड़बड़ा के इधर उधर भाग रहे थे, कोई पानी से आग बुझा रहा था। तो एक चिड़िया गौरैया भी थी, वो भी अपनी चोंच में पानी लाती थी और डालती थी, बंदर उस पर हंसने लगा।
खैर जरा लपट लगेगी सूरज के बराबर हो जाएगी, कहाँ चक्कर पड़ी तेरी एक बूंद से क्या होगा। उसने कहा हमें भी मालूम है एक बूंद से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन इस जंगल में लगी आग को बुझाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हारा तमाशा देखने वालों में होगा, मेरा आग बुझाने वालों में। तो जब अगर बहन जी 30, 35, 40 में पार्लियामेंट मेंबर के दम पर अगर इस देश की प्रधानमंत्री की शपथ लेंगी, तो आपकी हिस्सेदारी का भी ध्यान रखा जाएगा है कि नहीं है। नहीं तो आप नहीं चाहते कि आपका भी इतिहास में नाम लिखा जाए। जब बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनी थी तो दिल्ली प्रदेश ने भी 1 मेंबर पार्लियामेंट, 2 मेंबर पार्लियामेंट चुन के भेजे थे साथियों। इसलिए मैं इन बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में। ये मत सोचिए कि मैं ये खाली काल्पनिक सपने आपको दिखा रहा हूँ कि बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती है। आप में जोश भरने की नीयत से नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं ये हकीकत में बता रहा हूँ। इस देश के हालात ऐसे हैं, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी मंजिल, तेरी मंजिल तुझे, बस तू जरा कोशिश तो कर। बस तू जरा सपना है जो बाबा साहब ने सपना देखा था, ये इस देश का बहुजन समाज हुक्मरान समाज बने। उस सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब ने, उस सपने को साकार करने के लिए, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए इस सदी के महानायक मानवर कांसीराम साहब ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और उस सपने को साकार करने के लिए आदरणीय बहन जी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही हैं। वो सपना जरूर साकार होगा अगर हम सब लोग मिलकर के संकल्प ले लें। जिस स्तर पे हम जो लोग हैं वो सपना साकार होगा साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भारत। जिंदाबाद।